आपके साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बाद महायुद्ध की करेंगे। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है, तो वहीं पर खामेनेई की मौत ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, ईरान अब इजराइल के रिहायशी इलाकों से लेकर हर जगह मिसाइलें दाग रहा है। ईरान हमले से भड़का हुआ है। इजराइल में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। सड़कों पर लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने भी हमले का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं इजराइल ने ईरान के इलाकों पर कई हमले किए हैं। साथ ही लेबनान पर भी इजराइल ने मिसाइलों की बारिश की है। तो दोनों ओर से देखिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी से भी देखिए तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरह से हमला किया गया है। वहीं हमले से ईरान भी भड़का हुआ है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की राजधानी से तस्वीरें सामने आई है, बेहद डरावनी तस्वीरें। तो देखिए ईरान ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया है, ये तस्वीर आप देखिए। यरूशलेम पर भी किस तरह से ईरानी हमला किया गया है। मिसाइलों की बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया में स्थितियां इस वक्त भयंकर हैं। देखिए युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से 7 से ज़्यादा देशों पर ईरान ने हमले किए और ये इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तो देखिए अब स्थितियां कितना विकराल रूप लेंगी और इससे क्या क्या असर जो है वो पड़ने वाले हैं ये भी देखना होगा। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद इस तरफ ईरान जो है भड़का हुआ है, लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी लगातार पलटवार कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस पूरे युद्ध का रूप होता है। चलिए बात करेंगे, खास मेहमान मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। सर बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और अब देखिए सर, ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल भी पलटवार कर रहा है। किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं अब ये पूरा युद्ध? नमस्कार शांतनु जी, मैं जैसे पहले भी हमने बात करी थी आपके चैनल पे जी। ये जो युद्ध को जो बढ़ावा दिया गया है वो है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो अटैक किया है और ईरान का जो बिल्कुल पूरा का पूरा जो ऊपर वाला इलाका है, जैसे ऊपर मतलब जो उनका लीडरशिप ऊपर वाली लीडरशिप है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ईरान ने शुरू से अपनी तैयारी करी हुई थी। वो जानते थे कि ऐसा इजराइल या अमेरिका की तरफ से जब भी हमला होगा तो अगर कहीं पे लीडरशिप पे आंच आती है तो अगली लीडरशिप की तैयारी करनी। तो अली खमैनी के जो बेटे हैं उनको अपना सुप्रीम लीडर उन्होंने डिक्लेयर भी करा। उसी तरीके से ब्रिगेडियर जनरल को उन्होंने अपना आर्मी का भी चीफ बनाया। तो उन्होंने अपनी पूरी अगली तैयारी करी है। साथ ही साथ जितने भी जिसमें कि वो मजबूत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो मजबूत है, उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें मजबूत है, तो वो जानते हैं कि अमेरिका के जितने भी मित्र देश हैं खाड़ी क्षेत्र में, उन सब पे वो टारगेट कर रहे हैं और खास करके इजराइल के पीछे वो पड़े हुए हैं। तो ये हमें ये जो भी कर रहा है ईरान, ये एक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन जो मेरे को लग रहा है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कुछ ज्यादा ही उनको टारगेट करा जा रहा है। और ये जो है जब तक इजराइल और ईरान उनके जो जहाँ पे ये भंडार है जो कि ज्यादातर टनल्स या कहीं छिपे हुए होंगे, इतने आसानी से मिलेंगे नहीं जी, उनको अगर टारगेट नहीं करेंगे तो ये ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से चलते रहेंगे। और सर अब ये जो हमला है कितना, और क्योंकि इसमें फ्रांस भी अब कूदता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक तरह से जो तेल का आयात है वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में प्रभावित होने वाला है, महंगाई भी बढ़ने वाली है। तो अगर इसमें बातचीत का कोई अभी रास्ता आप देख पा रहे हैं क्या? ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करेगा या फिर ओमान के जरिए, जिस तरह से ओमान के साथ बातचीत हुई थी, मदद उसके द्वारा की गई थी, क्या इस और कोई कदम अभी बढ़ता हुआ देख रहे हैं? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बयान है वो भी सामने आया है कि नई जो लीडरशिप है वो बातचीत के लिए इंटरेस्टेड है, ईरान की ओर से खारिज कर दिया गया।
मेरा ये मानना है कि इस वक्त ईरान अभी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो ओवरऑल हेड है वो अपने आप को मानता है। तो अगर ट्रम्प बोलते हैं कि आप जो उनकी जो लीडरशिप मानने को तैयार हो गई है, बातचीत के लिए तैयार हो गई है, मुझे नहीं लगता इस बात को मानेंगे, क्योंकि जितनी उनकी ताकत है ताकत पूरी लगाएंगे। और जो IRG उनका जो रिपब्लिक ग्रुप जो उनका जो खास फौज है, वो तो उन्होंने एक तरीके से बीड़ा उठा लिया है कि जब तक वो ईरान अमेरिका को और इजराइल को बर्बाद नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि ईरान की सीमा ना इजराइल से मिलती है ना अमेरिका से मिलती है, तो हमले जो भी होंगे वो हवाई हमले ही चलेंगे। हाँ, हो सकता है कोई सोसाइटी ग्रुप्स अगर उन्होंने कोई तैयार कर रखे हो कहीं पे अमेरिका में या इजराइल के अंदर, तो वो वहां पहुंच सकते हैं, जो मुझे अभी एक बहुत छोटी चांसेस उस पर लगते हैं कि तो अभी तो ये युद्ध जो वाली स्थिति है ये बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और जब तक कि इनका जो भंडार है, इनका वेपन्स का भंडार है, वो नेस्तो नाबूद नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी इनको सपोर्ट जो है ईरान को, चाइना उनके साथ थोड़ा बहुत खड़ा है, रशिया उनके साथ खड़ा है। तो अगर वो सपोर्ट रहा तो कम से कम जो है थोड़े दिन और, कम से कम एक आध हफ्ता, तो ये बात आगे चलती रहेगी। सर, IRGC और ईरान के जो बाकी सरकारी कहा जाए कि जो नेता है, विदेश मंत्री, चूंकि उनका कहना है कि बातचीत ही एक रास्ता है, उनका एक बयान आज सामने आया, लेकिन IRGC या फिर सुरक्षा परिषद के जो हेड हैं उनकी ओर से कहा गया कि ईरान बातचीत नहीं करेगा। तो क्या IRGC और जो सरकार के मंत्री हैं उनका जो धड़ा है वो आपस में बटा हुआ दिखाई दे रहा है? IRGC जो कहेगा वही ईरान में ऑफिशियली माना जाएगा, या फिर सरकार के जो मंत्री हैं उनकी अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी चलती हुई या फिर कोई भी पावर उनके पास दिखाई दे रही है क्या? ऐसा है कि ईरान दो धड़ों में पहले बटा हुआ था। एक तो बिल्कुल ही जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, IRGC और अली खमेनी के आसपास के लोग जो थे जी, और दूसरा जो आम नागरिक हैं उनके अंदर भी थोड़ा रोष था, क्योंकि ईरान जब उनके राजा हुआ करते थे उस टाइम पे जो है एक बिल्कुल ओपन सोसाइटी हुआ करती थी। तो वो ये चाहते हैं कि नॉर्थ पेक के जो वहाँ के विमेन है उनको दोबारा से ओपन सोसाइटी का मौका मिले। तो डिवीजन है जरूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिवीजन है उनका, लेकिन कंट्रोल, क्योंकि मिलिट्री कंट्रोल जिसके पास होगा, जिसका फौज का कंट्रोल होगा, जिसके पास मिसाइल का कंट्रोल होगा, बात उसकी चलेगी। तो ये कंट्रोल अभी भी IRGC और वहाँ के जो लीडरशिप है उनके हाथ में ही है। सर, विश्व युद्ध होने में अब क्या बाकी रह गया है? अगर हम देखें, रूस और चाइना कभी भी खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं, लगातार उकसाते हैं, और उसके बाद जो है वो खुलकर समर्थन करते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना रूस और ना ही चीन। तो ऐसे में अब क्या लगता है ईरान के पास और क्या क्या विकल्प हैं? बातचीत के अलावा क्या रास्ता है? हथियार डालेगा ईरान या फिर कुछ और लंबी लड़ाई चलने वाली है? नहीं, ज्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि जो सैन्य शक्ति अमेरिका की है जी, और इजराइल साथ में जब खड़ा हुआ आएगा, उसके आगे एक समय जरूर आएगा, 3, 4, 5 दिन जो भी हो सकता है, कि ईरान को उनकी जो लीडरशिप है उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो लीडरशिप है कभी झुकती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो झुकी तो जो उनके हमास, जो हिजबुल्लाह है, जो आपका हुतीज है, या इसके अलावा जो भी उनके सपोर्टर है विश्व में, वो जो है उनके सामने वो कमजोर दिखे। तो जो अब तक सोच बनी हुई थी कि पूरे इस्लाम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, वो जो है कमजोर पड़ जाएगा। तो अगर आगे बढ़कर ये बात बढ़ाना भी चाहेंगे तो इस जरिए से लेकर चलेंगे, लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने नुकसान को कम करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सैन्य शक्ति है अमेरिका की, उसको झेलना इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है कि कोई समय आएगा, जो मैंने करीब एक हफ्ता मान के चला है, जब इनके पास हथियार की कमी आएगी, आपके ड्रोन्स की कमी आएगी, मिसाइल की कमी आएगी। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन और रशिया खुलकर तो नहीं आ रहे, लेकिन इस वक्त अगर आप जानते हैं रशिया खुद एक यूक्रेन के साथ लड़ाई में जुड़ा हुआ है, तो सैन्य हथियार वो भी नहीं दे सकता। बचा चीन, तो चीन का तो हमेशा ये नजरिया रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है, मिलिट्री पर उस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं। उनके भी जो रडार थे, जो मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाले सिस्टम, तो वो भी नहीं काम कर, यूबी भी काम नहीं करें। तो कोशिश करेंगे, देंगे जरूर, लेकिन वो व्यापारिक रूप से देंगे, वो इस तरीके से नहीं कोई सैन्य सपोर्ट देना चाहते हैं। सर, अभी एक इस्लामिक वर्ल्ड के नाम पर एक यूनिटी बनाने की कोशिश कुछ वक्त पहले तक की जा रही थी, और नाटो जैसा एक संगठन बनाने की बात भी सामने आ रही थी। अब चूंकि ईरान ने हमला कर दिया है, चाहे वो सऊदी अरब पर हो या फिर बहरीन पर हो,
यूएई पर हो, लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में ये ईरान का जो हमला है वो किस ओर इशारा कर रहा है, और ईरान जानबूझकर ये हमले कर रहा है, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, हमने इस्लामिक नेटो जरूर सुना था, लेकिन वो मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ पेपर में है। क्योंकि जब तक इनके आपस के जो झगड़े हैं, आप ये मान के चलिए शिया सुन्नी के हैं या जो वर्चस्व के हैं कि अरब अपना ये जो है सऊदी अरब है, वो चाहता है कि वो कहता है कि हम विश्व के जो है इस्लामिक नेशन के हेड हैं जी। और ईरान कहता है कि हम हेड हैं। तो इनका जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, ये जो इस्लामिक नेटो, ये जो नेटो की बात हो रही है, वो पॉसिबल नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है कि इनके आपस में जो इन्होंने अटैक करा है अलग अलग राज्यों पे, तो ठीक है अमेरिकन ठिकाने, लेकिन नुकसान तो वहां की जनता पे भी हो रहा है। तो जनता में भी रोष तो आएगा। अब दुबई में एयरपोर्ट हो गया, दुबई के जो है और इलाके हो गए होंगे, या अबू धाबी के इलाकों पर अटैक कर रहे होंगे आप, तो आप बहरीन में कर रहे होंगे, तो वो लोगों में भी रोष आएगा, नाराजगी तो बिल्कुल आएगी। तो इस नाराजगी को लेकर ये मेरा मानना है कि एक जो समय बनता है, कोई भी एक वक्त आएगा जब मिलिटरली जब वो कमजोर पड़ेंगे, तो वो जो है ईरान को अमेरिकन टर्म्स पे आने के लिए बात करनी पड़ेगी। वो एग्जैक्टली खुलकर करेंगे ये मैं नहीं मानता हूँ। अलग तरीके से, जैसे आपने ओमान बताया, ओमान का रास्ता इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। सर, अमेरिका इजराइल का एक जो मकसद था कि परमाणु का जो प्रसार किया जा रहा है, ईरान के द्वारा परमाणु हथियार डेवलप किया जा रहा है, क्या रिजीम चेंज करने को लेकर उनका जो मकसद था, रिजीम चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पर? और क्योंकि एक सक्सेसर का पहले से ही ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में जो उनका मोटो था एक इजराइल का और अमेरिका का, क्या वो इस युद्ध के बाद अभी आपको सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ईरान ने शुरू से ये कहा है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जी। और उन्होंने हमेशा ये मान के चला है ईरान ने कि जब तक ये जो उनकी एक्शन युद्ध जो कहलाती थी इजराइल और अमेरिका नहीं खत्म होंगे, ईरान अपने जो वर्चस्व है, अपनी ताकत को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी बात को खत्म करने के लिए इजराइल और ईरान एकत्रित हुए हैं। और आपने अगर ट्रम्प जी का बयान भी सुना होगा, उन्होंने ये बोला है कि मौका है वहां की जनता को कि अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को चुने और उसकी लीडरशिप लेकर आए। तो जो पहलवी साहब बैठे हैं अमेरिका में या जो बाहर विदेश में बैठे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि लौटकर अपने ईरान में आके अपनी जो सत्ता को चलाएं। लेकिन ये मान के चलना कि जो है वो जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे, मुझे ये मुमकिन नहीं दिखता इस वक्त। सर, परमाणु हथियार, काफ़ी वक्त से ये सुना जा रहा है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, लेकिन उसके लगभग दशक बीत चुके हैं और ये कहा जा रहा था कि बार बार कि एक हफ्ते दूर है ईरान, एक हफ्ते दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी, और B-2 बम वर्षक जिस तरह से अमेरिका ने ध्वस्त किए थे, उसके बाद क्या अब ये परमाणु हथियारों के नाम पर हमला करना, अगर ये हमला अब किया गया है तो उस वक्त जो हमला किया गया था वो असफल रहा, ये अमेरिका मानता है, स्वीकार करता है या नहीं करता है? और अगर हमला असफल था तो फिर अब हमला क्यों किया गया है परमाणु हथियारों के नाम पर ईरान के ऊपर? क्या ये सिर्फ बहानेबाजी लेकर, इससे पहले भी सद्दाम हुसैन को जिस तरह से मारा गया था कि रासायनिक हथियारों के नाम पर उसको मारा गया, तो ये अमेरिका की दादागिरी कहीं ना कहीं दिखाती है इस पूरे मामले पर? देखिए, अमेरिका में जो CIA है वो जब से एग्जिस्ट करता है, उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को खत्म करा है। चाहे क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो को देख लो, या आप लीबिया में मुनव्वर गद्दाफी को देख लीजिए, और आपने जैसे बताया कि इराक में सद्दाम हुसैन हो गए थे, इससे पहले सर्बिया में मुसोलिनी को, उन्होंने हमेशा ये जो है कोई ना कोई बहाना लगा के अपनी बात को मनवाने के लिए वहां पे लोगों की, रिसेंटली वेनेजुएला को देख लीजिए आप, वेनेजुएला में गए कि वो जो है ड्रग्स के लॉर्ड हैं, ड्रग्स का वो कर रहे हैं, कहानी कुछ और थी। कहानी ये थी कि हम सब जानते हैं वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा जो है तेल का भंडार है, तो वो उसका कब्जा करना चाहते थे और अपनी कंपनियों को ले जाके वहां चलाना चाहते थे। ये सब इनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, क्योंकि ईरान उनकी बात मानने को राजी नहीं था और ईरान भी तेल का बहुत बड़ा भंडार है, तो ये चाहते थे। क्योंकि अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में ज्यादातर जो देश हैं वो अमेरिका के साथ अलाइंड है, अभी बचता है ईरान। तो ईरान को भी उसी राह में लाने के लिए जरूरी है, वो चाहेंगे कि ईरान की जो अभी जो वहां पे जो नेता हैं उनको भी समाप्त करके, या जो जिस तरह की जो सत्ता है समाप्त करके, अपने द्वारा पसंद करा हुआ व्यक्ति, चाहे वो पुराने पहलवी साहब का जो रिलेशन वो पिता बेटे हैं वो आए, या उस व्यक्ति को लाएंगे जो अमेरिका के हिसाब से चलेगा, जिससे कि
जो पेट्रो डॉलर का जो पेट्रोल है, जो फ्यूल का कंट्रोल है, जी। वो इनके पास दोबारा से कंटिन्यू होता है। तो सर इस हमले के बाद, इस युद्ध के बाद आपको लगता है कि ईरान में अमेरिका जो है वो एंटर कर पाएगा, या उसका जो मकसद है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है वहाँ पर रिजीम इस समय चेंज हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी सेना की एंट्री नहीं हो पाई है और ना ही अभी इस तरह का कोई कदम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या अमेरिका सक्सेस हो पाएगा अपने प्लान में, आपको लगता है? नहीं, अमेरिका जो इस वक्त चाहता है, क्योंकि कोई बॉर्डर तो साथ लगता नहीं है, वेनेजुएला में बॉर्डर नहीं था, लेकिन वहाँ के लीडरशिप को उठा के लेकर आ गए। जी। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को नजर आता है, वो ये चाहेंगे कि वहाँ के लोग ही खुद भड़क के वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जो अभी जो वहाँ की जो सत्ता है उसको सत्ता का पलटवार करे, जो अभी इमीडिएट से होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा मेरे को। जी। और अमेरिका जो है, जैसे अफगानिस्तान में गया था या और वियतनाम में बहुत पहले गया था, खुद जाकर वहां पे सत्ता पलटेगा, ये मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। वो चाहेंगे कि वहां की जनता ही खुद अगर इसको अपने सत्ता के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक कहा जाए कि असमंजस की स्थिति है। एक तरफ ईरान का समर्थन नहीं करने पर विरोध भी हो रहा है पाकिस्तान में। अब देखा अमेरिका के खिलाफ किस तरह से कॉन्सुलेट में वहां पर आग लगा दी गई है, 23 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में सर दिखाई दे रहा है कि ईरान का समर्थन किया जाए, या फिर सऊदी अरब का, या फिर बहरीन का, या फिर कतर जैसे देशों का समर्थन किया जाए। पाकिस्तान एक कंफ्यूज स्टेट है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जब एक सम्मेलन भी कर रहा था अमेरिका में, कि जिन्होंने जब सब देशों को बुलाया था, पाकिस्तान को बुलाया था, हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया, लेकिन वो गए नहीं थे। तो उसमें ये बोला था कि अब आप जो है पैलेस्टीन या फिलिस्तीन या गाजा में अपने सैनिक भेज के वहां के हमास को खत्म कराने के लिए भेजिए। तो पहले तो वहां को कुछ कहा नहीं, लेकिन लौट कर जो मुनीर साहब है, उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब वो कैसे करें इस बात को। उनको पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए अपना देश चलाने के लिए, और अभी इस वक्त ना वो जय ईरान कर सकते हैं, ना जय अरब कर सकते हैं। वो सिर्फ चुपचाप बैठे हैं और अपनी ही जनता के विरुद्ध, जनता उनके विरुद्ध खड़े होकर जो बोले भी तुम बोलो, लेकिन क्या बोले, क्योंकि उनको तो जो बेसिकली उसके साथ जुड़ना है तो उनको पैसा दे सकता है। तो अब अरब से पैसा आया करता था उनके पास, ईरान से मिलता था। अब किसके विरुद्ध खड़े होंगे? दोनों ही लड़ रहे हैं, और खुद अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, तो किसके विरुद्ध जाएंगे, किससे बात करेंगे? सर अब इस युद्ध को लेकर भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है, जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई है, और उसके बाद भारतीय नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। आप भारत के नज़रिए से किस तरह से देखते हैं युद्ध जो आगे बढ़ता है, और उसके बाद ईंधन को लेकर कहा जाए कि एक क्राइसिस जो है वो बढ़ने वाली है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो भारत के नज़रिए से युद्ध अगर बढ़ता है तो भारत के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, या कितना आसान होने वाला है? कोई भी विश्व में जो युद्ध होता है उसके ऊपर जो आपका इकोनॉमिक पार्ट पे असर जरूर पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि जो अरब देश है, वहां से पूरा तेल आयात निर्यात पूरे विश्व को होता है जी। तो उसकी वजह से अगर उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे देश में भी कीमतें जरूर बढ़ेंगी। भारत ने तो वैसे एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है कि हम वो जो चाहते हैं कोई भी हल हो वो हमारे पीसफुली और बातचीत के द्वारा हो, सैन्य शक्ति के द्वारा ना हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का है, चाहे वो गाजा और इजराइल का। ये वाला युद्ध का भी भारत का नजरिया वही रहेगा कि हर मसले को आप बातचीत के द्वारा सुलझाएं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे ईरान से भी रिश्ते ठीक है, वहां पे जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे भी हमारा जो है इन्वेस्टमेंट है। ये मान के चलना कि भारत एक न्यूट्रल स्टैंड रहेगा, लेकिन इकोनॉमिकली हाँ भारत ही नहीं पूरे विश्व को इसमें फर्क पड़ेगा। और जो हमारा जो है नॉन अलाइनमेंट जो तरीका है कि ना आप आपके साथ है ना आपके साथ है, हम सबके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, जिससे कि भारत की इकोनॉमिक्स और भारत का जो है आगे बढ़ने का फायदा होगा। सर अब रूस से जिस तरह से कहा जा रहा है कि रूस से अगर तेल खरीदते हैं या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं, तो क्या ये जो एक कमी है क्या उसको पूरा किया जा सकता है अगर फ्यूल के प्राइसेस हाइक होने की बात अगर की जाए तो? देखिए जो फ्यूल है वो कई देशों से भारत ने पहले ही रास्ते खोल लिए थे जी। पहले शुरुआत में पूरे अरब पे डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर जैसे जैसे स्थिति बदली तो हमने इजराइल से हमने रशिया से शुरू करा और देशों के में शुरुआत करी। वो जरूरत इसलिए थी कि हम जानते थे कि अगर एक ही जगह से कहते हैं ना, यू डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में रखेंगे, जब बास्केट गिरेगी सब टूट जाएगी।
तो भारत ने तो जो है अलग अलग लोगों से अपना दोस्ती करके, और इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो इसी बात के लिए जाते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एक नहीं दूसरे देश से हमें तेल के निर्यात आयात में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी जी। ओवरऑल कीमतें बढ़ेंगी, ओपेक देशों पे जो चल रहा है कीमतें तो बढ़ेंगी, तो हम पे कितना असर पड़ेगा, जो असर पड़ेगा वो इकोनॉमिक पड़ेगा, लेकिन सामान के आयात में या आने जाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमारे पास। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भारत भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है और ईंधन की अगर देखिए कीमतें बढ़ती हैं तो उसको लेकर भी भारत की आगे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें, इजराइल अमेरिका पर ईरान करारा हमला कर रहा है और पलटवार भी इजराइल की ओर से देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी खबरों पर नजर डालते हैं। होली पर